हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो भाई बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे थे बॉन्डिंग थ्योरीज, जिसमें हमने वर्नर्स थ्योरी पढ़ ली, सिडविक-सीएन रूल भी पढ़ लिया। सिडविक-सीएन रूल इज़ बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस। उन्होंने ये कहा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बोलते हैं कि वैलेंस शेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएं इलेक्ट्रॉन गेन वेन करने के बाद में फ्रॉम द वेरियस लिगेंड्स, देन दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल बी कंसिडर्ड टू बी स्टेबल, ऐसा बोला गया। बट आज की तारीख में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जो सिडविक-सीएन रूल को फॉलो नहीं करते एंड दे आर हाईली स्टेबल। तो उसमें एक दो पॉइंट्स और भी थे। हमने EN कैलकुलेशन भी करवा लेता। फॉर्मूला EN का जरूर याद रखें, कभी आ भी सकता है। एक तो यही कि EN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के लिए EN कैलकुलेट करते हैं माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस लिगेंड्स। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं दैट यू शुड रिमेंबर। जैसे क्या? एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ये है कि ये जो पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, जैसे फेरोसीन, बिसबेंजीन, क्रोमियम, इसके अंदर ऑल द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड। तो ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड इन EN if a pi in a pi bonded complex like ferrocene। ये ध्यान रखना है। जैसे फेरोसीन आपको याद होगा, ये हुआ कंपाउंड Fe ईटा 6 C5H5 ईटा 5 C5H5 ट्वाइस, ये फेरोसीन था। बिसबेंजीन क्रोमियम क्या था? Cr ईटा 6 C6H6 ट्वाइस। ये ऐसे केसेस में आप जब EN कैलकुलेट करते हो तो EN ऑफ आयरन, सेंट्रल एटम का तो निकालते हैं एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 प्लस। अब ध्यान दो, साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप ऐसा होता है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं इफेक्टिवली। वैसे तो स्ट्रक्चर ये थी, इस टाइप से, और यहां लोन पेयर था और नेगेटिव चार्ज था, ये डबल बॉन्ड थे। बट ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, तो बिकॉज ऑफ द डिलोकलाइजेशन इन द एंटायर रिंग, 2 पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है विच इज डिलोकलाइज कंप्लीटली विद देम, तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट हो गए, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 लिगेंड्स हैं, तो 2 × 6 ऑल द पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी काउंटेड। ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड इन EN कैलकुलेशन ऑफ द पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, 3 पाई बॉन्ड्स दे रहे हैं, ऐसे ऐसे 2 लिगेंड्स हैं, तो 6 दूनी 12, तो कितना हो गया? 26 - 2 24 और 12 36। यस, फॉलोज EN। ऐसे जरा यहां देखना, क्रोमियम एटॉमिक नंबर तो कितना है? 24, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्रोमियम का, प्लस बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन देता है, 3 पाई बॉन्ड है हर एक में, तो 2 × 6 12 ऐड करोगे 36, फॉलोज EN। So like that you can calculate. So all the pi electrons should be counted in calculation of the effective atomic number of the central atom in case of the pi bonded complexes like ferrocene. दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है, और वो है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ये है कि ये जो NO है ना, नाइट्रोसिल ग्रुप, इट इज नॉट अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, इट इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, जो कि कई रिएक्शन से मालूम पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट करके याद रखें, NO नाइट्रोसिल ग्रुप is a 3 electron donor. Nitrosyl group is a 3 electron donor, whereas, अच्छा ये ध्यान रखें, whereas NO plus नाइट्रोसोनियम is a 2 electron donor.
नाइट्रोसिल ग्रुप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, जबकि NO प्लस नाइट्रोसोनियम ग्रुप इज ए 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये बात हमें कई रिएक्शन से मालूम पड़ती है। चलो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे कैसे मान लो FeCO5 ये आयरन का कार्बोनिल है। पाया जाता है कि हर 2 NO 3 CO को निकाल फेंकते हैं, तो 2 NO से रिएक्शन करवाओ, NO से रिएक्शन कराते हैं तो Fe और ये बनता है CO ट्वाइस NO ट्वाइस प्लस 3CO। अच्छा और देखो, क्रोमियम का जो कार्बोनिल है वो इस टाइप का है। जब इसमें 4 NO की रिएक्शन होती है तो 6 के 6 CO निकाल बाहर फेंकता है, तो CrNO4 प्लस 6 CO। क्या देख रहे हो आप फिर ये देख रहे हो कि एवरी 2 NO डिस्प्लेसेस 3 CO। एवरी 3 CO, या ऐसे लिख दो, 3 CO are displaced by 2 NO ligands। आप दोनों ही एग्जाम्पल में देख लो कि 3 CO को डिस्प्लेस कर रहा है, और 3 CO कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे? 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड। तो फिर 2 CO भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। ये ध्यान रखना है, क्योंकि कार्बोनिल और नाइट्रोसिल में EN रूल इज फॉलोड वेरी वेल। जैसे अगर मैं यहां देखूं इस क्रोमियम में, तो EN कितना था? अगर इसका EN निकालना हो तो मैं कैसे बोलूंगा? क्रोमियम 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 6 × 2 12 36 फॉलोज EN। बट यहां अगर देखें क्रोमियम को, तो यहां भी जब EN निकालेंगे तो गड़बड़ मत कर देना। क्रोमियम 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 4 लिगेंड्स हैं, बट ईच इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर 3 नहीं दोगे, आपने 2 ले लिया तो आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो याद रखें 24 प्लस 12 36 फॉलोज EN। फॉलोज EN रूल। तो याद रखें NO इज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, जबकि नॉर्मल NO प्लस इज ए 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। इस बात को ध्यान रखेंगे, और ये इक्वेशन से भी ये बात क्लियर होती है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि ये जो सिडविक्स EN रूल है, कहीं लगे ना लगे, इट इज वेरी वेल एप्लीकेबल फॉर द कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड नाइट्रोसिल कंपाउंड्स ऑल्सो। तो एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि EN रूल इज स्टिल वेरी वेल एप्लीकेबल। तो EN रूल is still very well applicable on carbonyl compounds, carbonyl and nitrosyl also, nitrosyl compounds। तो कार्बोनिल और नाइट्रोसिल कंपाउंड्स पे आज भी ये नियम बढ़िया लगता है, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कौन सा है वो हम थोड़ा एंड में देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स पर EN रूल आज भी बढ़िया से एप्लीकेबल है, और यही कारण है क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। कैसे, जरा देखें। जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल देखो, NiCO4 FeCO5 CrCO6, ये मोनोमरिक कार्बोनिल्स हैं। जरा देखना EN 28 माइनस 0 प्लस 4 दूनी 8 36 फॉलोज EN। जरा यहां देखना, EN इज इक्वल टू कितना? 26 माइनस 0 प्लस 5 × 2 36 फॉलोज EN।
इज इक्वल टू क्रोमियम 24 माइनस 0 प्लस 6 गुणा 2 12 36 फॉलोज EAN। देख लो हर जगह 36 आ रहा है और 36 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ए नोबल गैस। कौन सी नोबल गैस? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है, तो नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो गया। फॉलो कर रहे हैं ये। अच्छा, ऐसा और एग्जांपल देखें, जैसे मान लो ये है MnCO5। चलो इस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। MnCO5 मैंगनीज का मोनोमेरिक कार्बोनिल, जरा देखें EAN। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना? 25 माइनस 0 प्लस CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 5 × 2 10 35। नो, डज नॉट फॉलो EAN रूल। EAN को फॉलो नहीं करता, एग्जिस्ट भी नहीं करता। यही तो बात तो कह रहे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स पे तो EAN रूल बढ़िया अप्लीकेबल करता है। और EAN रूल था क्या कि वो कंपाउंड्स जो EAN फॉलो नहीं करते, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर उनका एटॉमिक नंबर नहीं होता, EAN नहीं होता, वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये था वो नियम। ये फेल हो चुका है फॉर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, बट आज भी बढ़िया से एप्लीकेबल है फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड में EAN फॉलो नहीं हो रहा, तो ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करता। सो दिस मोनोमेरिक कार्बोनिल, मोनोमेरिक मतलब जिसमें एक ही सेंट्रल एटम है, मोनोमेरिक कार्बोनिल डज नॉट एग्जिस्ट। बल्कि क्या होता है, ये नहीं एग्जिस्ट करता, रादर इट एग्जिस्ट्स एज डाइमर। कैसा डाइमर? Mn2CO10, जिसकी स्ट्रक्चर ऐसी पाई जाती है Mn इस टाइप से, CO ये CO ये CO। मेटल बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। ये इस तरीके से पाया जाता है डाइमरिक कार्बोनिल के रूप में, या फिर एग्जिस्ट एज एनायनिक फॉर्म। जैसे कौन? MnCO5 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कई बार बच्चों को लगता है कि सर मेटल भी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती हैं क्या? हाँ भाई, कर सकती हैं। मेटल्स कैन बी प्रेजेंट इन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑफ कोर्स एस ब्लॉक की मेटल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, सोडियम पोटेशियम, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बट डी ब्लॉक की मेटल्स उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होती, तो डी ब्लॉक की मेटल्स कैन गो टू द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जा सकते हैं, क्योंकि CO इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, NO इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बोनिल और नाइट्रोसिल में मेटल्स कैन गो, डी ब्लॉक मेटल्स कैन गो इनटू द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यस, मैंगनीज जो है यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब जरा देखना इसका EAN। हाँ, मैंगनीज 25 एटॉमिक नंबर, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर -1 प्लस 5 दूनी 10, तो कितना हो गया? 36 ले आए, 36 हम। फॉलोज EAN। कट तो नहीं गया? मैं जरा चेक कर लूं। नहीं, बच गया। फॉलोज EAN। अच्छा सर, यहां भी EAN फॉलो हो गया क्या? जरा देखना, इधर देखना, यहाँ इस वाले में। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे बताता हूं आपको, यहां जगह नहीं मिल रही। इस वाले में यहां भी EAN फॉलो करेगा। ये डाइमर बना करके एग्जिस्ट करेगा, मोनोमर के फॉर्म में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। याद भी रखना, डज नॉट एग्जिस्ट। या तो एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फिर डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डाइमर में भी इट फॉलोज EAN। वो यहाँ जगह नहीं मिल रही, मैं अगली स्क्रीन में बताता हूँ। जैसे ये वाला केस था, Mn कार्बोनिल ग्रुप सही है। जरा देखियो, मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25 -0 प्लस 5 नॉर्मल लिगेंड्स हैं, तो 5 × 2 प्लस, ध्यान दो ये कोवेलेंट बॉन्ड है भाई,
कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है, तो इस मैंगनीज के हिस्से में कितना इलेक्ट्रॉन आया? एक। तो फिर कितना हो गया? 36 फॉलोज EAN। फॉलोज EAN। फिर सर दोबारा बताइए एक बार। देखो 25 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 5 नॉर्मल कार्बोनिल लिगेंड्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब 5 दूनी 10। तो फिर ये एक इलेक्ट्रॉन कौन सा आया? ये 1 इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय मैंगनीज एज ए कोवेलेंट बॉन्ड। भाई जब 2 मैंगनीज के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में आया। दैट वे वी हैव टेकन 1 इलेक्ट्रॉन इन द मैंगनीज, क्योंकि इट कंट्रीब्यूटेड 1 इलेक्ट्रॉन विद इट। यहां तो पूरे 2 इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मिले हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड वाला इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। एंड दिस इज हाउ 36 लाना ही है। 36 ना भी आ रहा हो तो 36 लिया ना। अरे ऐसा नहीं कि आंख बंद करके 36 लिया हो। 3D सीरीज की मेटल है तभी 36 लाना, कभी 4D सीरीज की मेटल होगी तो 54 आएगा, 84, 54 नहीं 54। और यदि 5D सीरीज की मेटल है तो 86, रेडॉन जैसा, कभी 36 ही लिया हो वहां भी। अरे अरे समझे मेरी बात। 3D की मेटल है और आपको EN रूल फॉलो कराना है तो 36 लाना ही है। 4D की सेंट्रल एटम है, 4D सीरीज वाली मेटल एटम है, तो फिर 54 लाना है, 54 लाइक ज़ीनॉन। और यदि 5D सीरीज की सेंट्रल एटम है तो यू हैव टू ब्रिंग लाइक रेडॉन, कितना? 86। आंख बंद करके 32 मत कराना, ये 36 मत कराना, ध्यान देना। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल जैसे कोबाल्ट। कोबाल्ट का कार्बोनिल है, ये मोनोमरिक कार्बोनिल। जरा देखना, EN इज इक्वल टू कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 4 दूनी 8। कितना हो गया? 35। नो, डज नॉट फॉलो EN। ये EN रूल फॉलो नहीं करता। अब EN फॉलो नहीं करता तो एग्जिस्ट भी नहीं करता। सो दिस मोनोमरिक कार्बोनिल डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो फिर ये एग्जिस्ट करने के लिए या तो एग्जिस्ट एज एन आयंस, एग्जिस्ट एज डाइमर के फॉर्म में, और एग्जिस्ट एज एनायन, एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कौन? CO4 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में अब आ जाएगा EN। कैसे? 27 -1 प्लस 4 गुणा 2 8 आ गया 36। फॉलोज EN रूल। या फिर डाइमर, डाइमर कौन? CO2 8। सो दिस इज डाइमर। और इसकी स्ट्रक्चर भी देखो डाइमर की, तो इट इज लाइक दिस। कोबाल्ट CO कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है इसकी। ये है डाइमरिक कार्बोनिल ऑफ कोबाल्ट CO2 CO8। अब जरा EN कैलकुलेट करना। 27 -0 प्लस, देखो 3 तो नॉर्मल लिगेंड हैं, 3 तो नॉर्मल लिगेंड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 3 × 2 प्लस जरा देखना, एक कोवेलेंट बॉन्ड है 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। बनाना बॉन्डिंग जिसे बोलते हैं, दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कट तो ना गया ऊपर से, बच गया। सो दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बच्चों ध्यान दो, अरे ये जरूर ध्यान रखना कौन सारे CO लग रहे हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, ये मेटल हैं दोनों और ये लिगेंड्स हैं। ये तो समझ रहा हूं ना, अकल के अंधे मत बनो। ये कोबाल्ट एटम है और ये कार्बोनिल ग्रुप्स हैं। कार्बोनिल ग्रुप्स मतलब CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज ए कार्बोनिल ग्रुप, तो और ये कोबाल्ट मेटल एटम है। तो ऐसे में एक तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन? कोवेलेंट बॉन्ड वाला। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में CO जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक इधर देगा एक इधर देगा, तो 1 और 1 2 और, तो कितना हो गया? तो इसका मतलब ये EN कितना आ गया जरा देखना,
27 3 दूनी 6 और 27 33 और 3 36, लाना ही था 36, फॉलोज EAN। भैया लाना ही था 36, कोबाल्ट है, 3D सीरीज की मेटल है, 36 लाना ही है अगर वो एग्जिस्ट करता है। एक एक्सेप्शन है, वो मैं बताऊंगा कौन सा एक्सेप्शन है, समझ गए? एक बार फिर सुनो कैसा। एटॉमिक नंबर 27, ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्लस 3 नॉर्मल लिगेंड्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, 3 दूनी 6, एक कोवेलेंट बॉन्ड का कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन और 2 CO जो है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा, एक इधर देगा, तो एक आया, 2 और आए, 36, फॉलोज EAN रूल। तो ये था बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस ऑल्सो एग्जिस्ट, मेटल एग्जिस्ट इन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। इस तरह के कंपाउंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चंस भी होते हैं, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, मान लो HXCO4 ऐसे पूछ लेंगे, फाइंड X। भाई इतना सवाल होगा, भाई इतना छोटा सवाल होगा कि हाइड्रोजन के X एटम है, कोबाल्ट है और कार्बोनिल 4 है। अब ये कॉम्प्लेक्स है तो ये पक्की बात है कि मेटल कार्बोनिल्स फॉलो EAN रूल। EAN रूल फॉलो करते हैं, तो EAN रूल फॉलो करते हैं, H का चार्ज +1 होता है, तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? अगर ध्यान से देखो, अगर H1 हो गया तो इसका -1 हो गया, तो माइनस X ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, ठीक है? तो जरा EAN निकालना, कोबाल्ट 27 माइनस X, समझ रहे हो, प्लस 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, यही होना चाहिए, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 36। तो 27 और 8 कितना हुआ? 35, तो 35 प्लस X इज इक्वल टू 36, तो X की वैल्यू कितनी? 1। इसका मतलब फॉर्मूला शुड बी व्हाट? शुड बी H कोबाल्ट CO4। ये है फॉर्मूला, ये है करेक्ट फॉर्मूला, एंड दैट इज इट द आंसर। X की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपको पता चलना चाहिए। 36 लाना ही है, अगर कोबाल्ट है या मैंगनीज है तो 36 लाना ही है, चाहे वो डायमेरिक कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो मोनोमेरिक कॉम्प्लेक्स हो। मोनोमेरिक मतलब एक ही सेंट्रल एटम, डायमेरिक मतलब 2 सेंट्रल एटम हो उसमें। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। एक्सेप्शन की बात करें, जो एक्सेप्शन है नोटेबल, कौन नोट एक्सेप्शन? VCO6 ये एक्सेप्शन है। जरा वेनेडियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें तो वेनेडियम 23 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 6 दूनी 12 35 डज नॉट फॉलो EAN रूल। Yet it exists। अभी तक तो हमने देखा था कि कोबाल्ट का या मैंगनीज का मोनोमेरिक कार्बोनिल EAN रूल फॉलो नहीं कर रहा था। इससे पहले स्क्रीन पर देखो, कॉपी में लिखा है अभी आपने, EAN रूल फॉलो नहीं कर रहा था तो वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था, या तो डाइमर के फॉर्म में या एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। अब ये जैसे वेनेडियम कार्बोनिल है, ये एक्सेप्शन एक पॉइंट है कि EAN रूल फॉलो नहीं भी करता तो भी एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मोनोमर। हालांकि ये भी डाइमर बना लेता है, ये भी एनायन बना लेता है, एनायन बना के और ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, बट ये एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, तो एक्सेप्शन तो हो गया। हालांकि इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल इन द न्यूट्रल फॉर्म, इट इजीली गेट्स रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। हल्के से रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करा दो, एनायन बड़ी आसानी से बनाएगा ये, एनायन बनाकर इट बिकम्स स्टेबल एज ए कॉम्प्लेक्स, बट एग्जिस्ट तो कर रहा है ना न्यूट्रल फॉर्म में, इसलिए ये एक्सेप्शन है। सो द ओनली एक्सेप्शन दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कार्बोनिल ऑफ वेनेडियम। तो बच्चों ये था EAN रूल। EAN रूल इज ओवर। मैं जरा पानी पी लूं, ध्यान से पढ़ेंगे। सो EAN रूल इज ओवर। देखो हमें थ्योरी जो पढ़नी है, अब जो 2 थ्योरी आएंगी,
In fact, they are more important and questions are asked from them. Next is valence bond theory. नोट करो पूरी बात और नेक्स्ट थर्ड थ्योरी लिखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नोट करो इसको। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? ये बिल्कुल वैसी है जैसे केमिकल बॉन्डिंग में आपने 11th क्लास में पढ़ी होती है, वहाँ भी VBT पढ़ते हैं हम। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट इसी ने दिया था थ्योरी ने, कि बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक अप्रोप्रिएटली ओरिएंटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे बस ये है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है, और 11वीं क्लास में जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो आप, तो उसमें जो होता है वो उसमें हम बोलते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच। और यहाँ बना रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि लिगेंड तो लोन पेयर डोनेट करेगा और सेंट्रल एटम अपना खाली ऑर्बिटल ऑर्बिट करेगा। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर तो पहला पॉइंट ही क्या हुआ, तो क्या पॉस्टुलेट्स हैं? सेंट्रल एटम प्रोवाइड्स vacant hybrid orbitals in appropriate number to accept lone pairs from various ligands। पहला पॉइंट ये है कि सेंट्रल एटम प्रोवाइड्स वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन एप्रोप्रिएट नंबर टू एक्सेप्ट द लोन पेयर फ्रॉम द वेरियस लिगेंड्स। अब सेंट्रल एटम हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप 11वीं क्लास में पढ़ी थी, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब, ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑफ सेंट्रल एटम। ये जो लार्जर लोब है, दिस लार्जर लोब इज यूज्ड इन ओवरलैपिंग। छोटे लोब का कोई काम नहीं है, लार्जर वाला लोब जो है वो ज्यादा अच्छे से ओवरलैप कर पाएगा एंड विल फॉर्म द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसको मान लो प्लस बोल दिया, इसको नेगेटिव बोल दिया। ये साइन ऑफ द वेव फंक्शंस हैं, चार्जेस नहीं, साइन ऑफ द वेव फंक्शंस। और ये जो लिगेंड है, दिस विल डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल है एंड लोन पेयर विल बी डोनेटेड टू दिस वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कौन से लोब में? लार्जर लोब में। ये कोई नया पॉइंट नहीं है, दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, अब पॉइंट ये आता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रल एटम, वैकेंट होने चाहिए, खाली, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा एंड दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देन सेकंड पॉइंट इज कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स vacant hybrid orbitals formed by central atom depends on coordination number. Coordination number decides the geometry of the complex. Coordination number decides the geometry of complex. वो कैसे? कमिंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन, वही कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल इस्तेमाल होंगे, शेप क्या होगी, ऑल दैट वी कैन टेक नाउ। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है, देखो ध्यान दो,
केमिकल बॉन्डिंग में आप शब्द इस्तेमाल करते थे स्टेरिक नंबर, यहाँ इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप केमिकल बॉन्डिंग में इस्तेमाल करते थे आप स्टेरिक नंबर, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप इस्तेमाल करते हो कोऑर्डिनेशन नंबर, बट फील ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेम एज स्टेरिक नंबर। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, लीनियर होगा, इसमें तो कोई भी s और p ऑर्बिटल वी कैन यूज। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 होगा तो दिस इज sp2, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। मेन पॉइंट आती है CN4 में। CN4 में 3 केसेस पॉसिबल हैं, एक sp3 टेट्राहेड्रल जिसके अंदर NS प्लस NP3, NP3 का मतलब NPX, NPY एंड NPZ, ये ऑर्बिटल्स इस्तेमाल होंगे इन द हाइब्रिडाइजेशन। एक होता है DsP2, ये आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा होता, क्योंकि S एंड P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो DsP2 नहीं बनाते कॉम्प्लेक्सेस। DsP2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय D ब्लॉक मेटल्स। तो DsP2 एंड दिस इज स्क्वायर प्लेनर। इसके अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं n-1 dx² y²। याद रखना, ये बड़ा जरूरी है। मैंने 11वीं क्लास में भी आपको एक टेबल याद करवाई थी बच्चों, जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी हुई है 11वीं क्लास वाली, मतलब जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें भी ये टेबल याद करवाई थी, प्लस NS प्लस NPX प्लस NPY। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक और होता है D3S। D3S पर क्वेश्चन जेईई ऐसे अक्सर पूछता नहीं है, बट D3S स्पेशल केसेस में पाया जाता है, और ये भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो n-1 dxy, n-1 dyz, n-1 dzx प्लस ns। n-1 का मतलब पेनल्टीमेट सबशेल। इसका मतलब क्या है? पेनल्टीमेट dxy ऑर्बिटल, ये मतलब पेनल्टीमेट का मतलब n-1, एंटी पेनल्टीमेट का मतलब n-2, और वैलेंस शेल का मतलब nth शेल। n मतलब सबसे बाहर वाला, पेनल्टीमेट मतलब n-1 उससे जस्ट अंदर वाला, और एंटी पेनल्टीमेट मतलब n-2 उससे भी अंदर वाला। ये सब बातें हम केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों को बताते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा, केस है ना स्पेशल, इसके बारे में तो हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। ये D3S जो है ना, ये स्पेशल केस है। D3S हाइब्रिडाइजेशन इज जनरली ऑब्जर्व्ड with D0 configuration of central atom, as in जैसे कौन कौन से, जैसे TiCl4, जैसे MnO4 माइनस, जैसे CrO4 2 माइनस, जैसे VO4 3 माइनस एक्सेट्रा। अगर ध्यान से देखोगे तो टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में D0 कॉन्फ़िगरेशन है, मैंगनीज +7 में है यहाँ, और यहाँ मैंगनीज +7 में होने के कारण यहाँ D0 कॉन्फ़िगरेशन है। 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मैंगनीज में कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नहीं बचता, D वाले भी हट गए और S वाले भी हट गए। तो D0 कॉन्फ़िगरेशन, जनरली D0 वाले कॉन्फ़िगरेशन विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 गो टू D3S कॉन्फ़िगरेशन। D3S हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, वो D3S हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसमें शेप टेट्राहेड्रल ही होगी, शेप में कोई अंतर नहीं। जनरली जेईई जो क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो जेईई मेन हो या जेईई एडवांस्ड हो, वो पूछेगा कई बार कि बताओ पर मैंगनेट आयन की शेप क्या है, तो वो टेट्राहेड्रल पूछेंगे, आपसे हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। बट मेनली जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, दिस इज D3S। इनर D ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ D0 कॉन्फ़िगरेशन विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। याद कर लो। याद कर लो, काम आएगी ये चीज।
खासकर NSEC और ओलंपियाड्स में ये पॉइंट पूछ ले जाते हैं। जेई इतना रिकॉग्नाइज नहीं करता D3S को, जेई तो 2 ही कहता है, SP3 एंड DSP2। हालांकि इनके बारे में और बात करेंगे डिटेल में, अभी तो बॉन्डिंग थ्योरीज चल रही हैं। ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नाउ कमिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो DSP3 या SP3D TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में देखो, अगर DSP3 और SP3D में अंतर क्या है पहले तो ये समझो। अगर DSP3 है तो ये n-1 मतलब पेनल्टीमेट शेल का है। D अगर पहले लिखा है तो इनर शेल वाला है, और आउट बाद में लिखा है तो वैलेंस शेल वाला है। तो n-1 DZ² प्लस NS प्लस NP3। अच्छा ये वाला होता तो क्या होता, NS प्लस NP3। अच्छा NP3 का मतलब ऑल 3P, ऑल P3s, कौन से, PX PY PZ प्लस NDZ²। अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है तो याद रखना है DZ² ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, चाहे वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो। एक होता है DSP3, हाइब्रिडेशन वही होगा SP3D, बट शेप इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। एंड स्क्वायर पिरामिडल में देन इट विल बिकम n-1 DX² Y² प्लस NS प्लस NP3। और ये वाला होगा तो क्या होगा, NS प्लस NP3, NP3 का मतलब NPX NPY NPZ एंड NDX² Y²। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बता पाओगे। अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है तो कौन सा वाला D ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड, DZ²। और यदि स्क्वायर पिरामिडल है तो DX² Y²। आ गई बच्चों बात समझ में। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 विच इज द मोस्ट कॉमन केस, इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं, D2SP3 या SP3D2, बट दोनों ही केस में शेप वुड बी सेम, व्हाट, ऑक्टाहेड्रल। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर फाउंड ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल। और बाकी तो क्या, अगर हम SP3D2 बोल रहे हैं तो NS प्लस NP3 प्लस NDZ² प्लस NDX² Y²। इनर है तो क्या बोलोगे, n-1 DZ² n-1 DX² Y² प्लस NS प्लस NP3। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल थी दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। हालांकि ये टेबल कोई नई नहीं है, कुछ एडिशनल चीज़ें थी इसमें, जैसे D3S 11वीं में नहीं बताते हम, केमिकल बॉन्डिंग में नहीं, जरूरत नहीं पड़ती इसलिए नहीं बताते। हमें पता है कि बच्चा जब जेई लिखेगा तो सब कुछ पढ़ के लिखेगा ना, जो बात जहाँ आएगी वहीं बताएंगे। हमें पता है कि बच्चे को कब क्या खिलाना है, ऐसा नहीं, बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ाई चलती है, ऐसा थोड़ी है। जभी तो बच्चों को सारी चीज़ें बढ़िया समझ में आती हैं, सिस्टमेटिक तरीके से चलो तो, जभी तो कहते हैं डिसिप्लिन में चलो। हम भी डिसिप्लिन में, हम डिसिप्लिन में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं रैंडमली कहीं से कुछ भी पढ़ा दें ना। हमें पता है बच्चा पैदा होता है तो पहले मदर फीड पर रहता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो दाल वाल का पानी देते हैं, भैंस का दूध देते हैं उसको, वो भी थोड़ा पतला पानी मिला करके। थोड़ा और बड़ा होता है तो प्योर भैंस का दूध पी लेता है, दाल वाल भी खा लेता है, चावल भी खा लेता है। और जब कुछ साल बाद फिर उसको चिकन मटन और ये सब, फिर तो धड़ल्ले से दबा दब है। मतलब एक प्रोसीजर है चीज़ों को बड़ा होने का। ये थोड़ी कि बच्चा पैदा हुआ ले चिकन उसके मुंह में मटन और ये सब, ना ना पागल, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाओ, सीखते जाओ चीज़ों को, जैसे याद करना है याद करो, लॉजिकली समझो। एंड दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। सिस्टमेटिकली पढ़ोगे, दिमाग पे बोझ ही नहीं आएगा और ऐसा लगेगा कि कितना स्मूथ है, आहा चीज़ें कितनी बढ़िया हैं। यू विल हैव द फीलिंग लाइक दैट। नोट करो पूरी बात। नाउ
कौन सा पॉइंट था ये? सेकेंड। नाउ थर्ड पॉइंट। अच्छा, ये एक बड़ा अलग सा पॉइंट है। ये कहा गया कि जनरली भाई सेंट्रल एटम है वो वैकेंट ऑर्बिटल ऑफर करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनता ही है, लोन पेयर will be donated by a ligand to the central atom and sigma coordinate bond is formed. But in addition to that, in few cases, some certain ligands accept the lone pair of electron from the fully filled d orbital of central atom, forming a pi back bond. ये pi back bond बनता है and this is called synergic bonding. इसका बड़ा कॉमन केस होता है कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी होती है, चैप्टर के एंड में पढ़ते हैं हम, बट ये पॉइंट तो इंट्रोड्यूस करना बनता है। मैं जरा पानी पी लूँ को। हाँ, क्या पॉइंट? इन एडिशन टू sigma coordinate bond formed between ligand and central atom तो in addition to sigma coordinate bond formed between ligand and central atom, कैसे? by lone pair donation, by lone pair donation to central atom. So in addition to the sigma coordinate bond formed between ligand and central atom, in some cases ligand accept a lone pair from fully filled d orbital of central atom through pi back donation. Such ligands are called pi acids or pi acceptors. देखो पूरी बात क्या कही जा रही है। In addition to the sigma coordinate bond formed between the ligand and central atom, sigma coordinate bond तो बन ही रहा है, लोन पेयर ने एक लोन पेयर डोनेट करा होगा लिगेंड ने टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया बाय लोन पेयर डोनेशन टू द सेंट्रल एटम. इन सम केसेस लिगेंड एक्सेप्ट a lone pair from the fully filled d orbital of the central atom through the pi back donation. तो pi back bond बन जाता है, और वो pi back bond बनता है तो ऐसे लिगेंड्स को कहा जाता है पाई एसिड एक्सेप्टर्स. जैसे फॉर एग्जांपल CO, CN माइनस, PH3, PPH3 एंड PF3, PCl3, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं इस तरह के. हालांकि पाई एसिड एक्सेप्टर के रूप में ये भी वर्क कर सकता है, जैसे C2H4, C2H2, NO एटसेट्रा. तो बच्चों CO, CN माइनस, PS3, PPS3, PF3, PCl3, C2H4, C2H2, they can act as pi acid acceptors. हालांकि ये सब हमारे बहुत डिटेल सिलेबस में नहीं होती हैं चीज़ें, बट ध्यान रखना है दे कैन एक्सेप्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैकेंट ऑर्बिटल्स फ्रॉम द सेंट्रल एटम. इन्हें बोलते हैं पाई एसिड एक्सेप्टर्स. कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा पाई बैक बॉन्ड बना सकता है, सिनर्जिक बॉन्ड. दिस इज कॉल्ड रेफर टू सिनर्जिक बॉन्डिंग in carbonyl compounds.
कब रेफर करेंगे सर? चैप्टर के लगभग एंड में। वी विल टॉक अबाउट द सिनर्जिक बॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स में। उसके ऊपर जेई मेन जेई एडवांस्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट था एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले पूरी बात लिखो, नोट करो। फोर्थ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये एक ड्रॉबैक भी है कि टू प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स आपको कोई एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। जनरली दैट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज मैग्नेटिक नेचर और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि ये सारी कमियां दूर कर दी किसने? क्रिस्टल फील्ड्स थ्योरी ने, CFT ने। तो लिखो, in case of coordination number 2, 3, no extra info is needed to predict hybridization and shape। क्यों? एक ही पॉसिबिलिटी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा एंड इट्स वेरी क्लियर दैट इट हैज टू बी लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा एंड द शेप विल बी ट्रायगोनल प्लेनर। बट जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, दो कॉमन पॉसिबिलिटीज हैं, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। ये कैसे प्रिडिक्ट करें? ये ड्रॉबैक भी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हो तभी बता पाते हैं, वरना नहीं। CFT में ऐसा नहीं होता। CFT में तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्योंकि वहाँ लिगेंड्स को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या है ये वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? आएंगे इसके ऊपर और बात करेंगे। अभी तो पहले यहाँ बात कर लें। हाउएवर इन केस ऑफ coordination number 4, 5, 6, we need some additional experimental info, a drawback of, ये एक ड्रॉबैक भी है ऑफ VBT। ये VBT का एक ड्रॉबैक भी है भाई। कई बार पूछे तो VBT का ड्रॉबैक क्या है? ये है। हालांकि इसके अलावा और भी ड्रॉबैक हैं। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक नेचर, ऑप्टिकल नेचर, आइसोमेरिज्म, ये सब चीज़ें नहीं बता सकते। तो हाउ इन केस ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6 वी नीड सम एडिशनल एक्सपेरिमेंटल इन्फो टू प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6 में। और कौन सी एक्सपेरिमेंट? इन जनरल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज नीडेड टू प्रिडिक्ट shape and hybridization of complex। मैंने क्या बात बोली? कोऑर्डिनेशन नंबर 2, एक ही पॉसिबिलिटी, व्हाट हाइब्रिडाइजेशन? sp, व्हाट शेप? लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, एक ही पॉसिबिलिटी, व्हाट हाइब्रिडाइजेशन? sp2, व्हाट शेप? ट्रायगोनल प्लेनर। बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6 एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं हाइब्रिडाइजेशन की, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं शेप की। तो फिर कैसे बताएं? नहीं बता सकते। VBT का ड्रॉबैक है ये। हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जनरली दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स is equal to number of unpaired electrons in central atom, जनरली सेंट्रल एटम में ही होते हैं, प्लस नंबर ऑफ unpaired electrons in ligands।
जनरली लिगेंड्स जो हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं, उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते नहीं है एक्सेप्ट इन द फ्यू केसेस। जनरली सेंट्रल एटम में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को भी लिखेंगे। कब लिखेंगे? अगली स्क्रीन पे लिखेंगे। जरा मैं पानी पी लूं। करिए नोट। Generally, unpaired electrons are found in central atom, however, some ligands may have अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कौन? सबसे कॉमन NO, इट कंटेन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। O2, इट कंटेन्स दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस सुपर ऑक्साइड आयन। नाइट्रोसिल, डाइऑक्सीजन एंड O2 माइनस इज व्हाट? सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, O2 के अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सुपर ऑक्साइड आयन में भी वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जनरली इस इंफॉर्मेशन से हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। कैसे? मैं बताऊंगा। अरे रुको, थोड़ा सा संतोष रखो। अच्छा, कभी कभी ये वाला फॉर्मूला भी काम में आएगा। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट is equal to what? Square root x into x plus 2 bm. bm is the unit of spin magnetic moment, बोर मैग्नेटॉन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को, बोर मैग्नेटॉन। तो वेयर x is number of unpaired electrons, where x is number of unpaired electrons। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल निकालने हैं, चाहे लिगेंड्स में हो चाहे वो सेंट्रल एटम में हो। लिगेंड्स में तो बहुत रेयरली होते हैं। केवल इन्हीं केसेस में अगर ये NO है तो सावधान हो जाओ, O2 है तो सावधान हो जाओ, O2 माइनस है तो सावधान हो जाओ, वरना यूजुअली लिगेंड्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मोस्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक की सेंट्रल एटम होती है, यूजुअली उनमें ही होते हैं। कैसे? थ्योरी तो पूरी हो गई। मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल लेके बात समझाता हूं, फिर आपसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। पहले पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसे कह दी, प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ a paramagnetic complex ion NiCl4 2-। अब बच्चे कहेंगे सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें एक्स्ट्रा जो एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये कहाँ दी हुई है? दी हुई है ना, ये रही देखो, पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन ने कह दिया पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब इसके अंदर कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन की मदद से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या? कॉपी पेन लिखना बंद करो, इधर सुनो से ध्यान से, अगला क्वेश्चन फिर आपसे सॉल्व करवाएंगे। क्या देखना? जैसे कॉम्प्लेक्स है NiCl4, क्लोराइडो लिगेंड है इसमें 2-। ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो +2 है निकिल का। निकिल क्या होता है? आप पहले ऐसे लिखो, आपको देखना है कि भाई निकिल क्या है। निकिल का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d8 एंड 4s2, बट निकिल 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने, तो क्या बन गया? आर्गन 3d8 4s0। जरा एक काम करो, डिटेल्ड बॉक्स डायग्राम बनाओ। ये कौन?
3D, ये कौन 4s, ये कौन 4p। सर 4p कहाँ, अरे है वो 4p खाली पड़ा है ना, है तो है ही ना, ऐसा तो 4p भी है 4d भी है, सभी हैं, बाहर वाले खाली पड़े हैं। अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कैसे भरते हो, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8, और नियम फॉलो करते हो, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ऑफ-बाउ रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब याद पड़ रहा है ये सब, तो ये सब रूल्स होते हैं। अब यहाँ देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो sp3 या dsp2, हमें 2 ही पॉसिबिलिटी लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर तीसरा भी तो बताया था d3s, वो तो स्पेशल केसेस में पाया जाता है जब सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन d0 हो, उसे तो काउंट करना ही नहीं है आपको तो 2 ही चेक करने हैं, sp3 एंड dsp2। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, s तो खाली चाहिए, खाली ऑर्बिटल होने चाहिए, या खाली सेंट्रल एटम के खाली ऑर्बिटल। मेरा जब मन करेगा मैं हिंदी लिखूंगा, मेरे मन की बात है, तो बना लिखनी मत लिखो, खाली ऑर्बिटल चाहिए, नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना, तो खाली ऑर्बिटल चाहिए हमें सेंट्रल एटम के। ठीक है, अब sp3 और dsp2 में s तो खाली है ही, p तो खाली है, तो sp3 तो तैयार बैठा है। बट एक बात ध्यान दो, क्वेश्चन ने कहा है कि पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, क्लोराइड आयन में तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, और निकेल 2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, तभी तो पैरामैग्नेटिक है, और दिखाई पड़ रहा है ये रहे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब मत करो। अब बच्चे कहेंगे सर कि सर पैरामैग्नेटिक तो कहा है, ये कहाँ कहा कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, नहीं तो अब क्या करोगे आप, जनरली अगर dsp2 करवाना है आपको हाइब्रिडाइजेशन, तो d खाली करवाना पड़ेगा, और d खाली है ही नहीं, खाली करवाओगे, करवाया जा सकता है, करवाएंगे लिगेंड्स, तो ये अंदर भेजोगे तो पता चला ये वाला और ये वाला मिल करके पेयर्ड हो गए, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, डायामैग्नेटिक। नहीं, क्वेश्चन मना कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। जरूरत पड़े तो रिवाइंड करके दोबारा देख लो मैं क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब डी को डिस्टर्ब मत करो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन ने बोला है चाहिए, और वो है भी, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड द शेप विल बी टेट्राहेड्रल, दैट इज इट, यही आंसर है। सर कैसे आ गया, एक एग्जांपल और लेता हूं, अब बात क्लियर होगी। जैसे मान लो क्वेश्चन यही हो जाता, व्हाट, प्रिडिक्ट shape and hybridization of diamagnetic complex ion NiCN4 2-। मान लो ये क्वेश्चन हो, फिर सुनो, अब देखो बच्चों, लिख लेना बाद में, पहले सुन लो मेरी बात। अब कह रहे हैं कि शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी क्वेश्चन ने, कौन सा, डायामैग्नेटिक, मतलब अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और निकेल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जरा निकेल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो निकेल 2+ बॉक्स डायग्राम बनाओगे तो ऐसा ही आएगा, देखो (3D 4s 4p), 8 इलेक्ट्रॉन, ये रहे देखो, 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो sp3 या dsp2 निकेल के लिए हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब जरा देखना यहां पर क्वेश्चन ने कहा डायामैग्नेटिक, और ये तो ऑलरेडी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं चाहिए। साइनाइड आयन के अंदर भी साइनाइड ग्रुप है ये, साइनाइडो में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर निकेल में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ये तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा दो, सो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड अप
this electron gets paired up under the influence of साइनाइड लिगेंड। यही तो हम CFT में पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद वाली थ्योरी में जितनी भी कमियां VBT की थी सारी दूर हो जाती हैं ऑलमोस्ट। वहां यही तो पढ़ेंगे कि CN माइनस साइनाइड लिगेंड इतना मजबूत ताकतवर है, इतना पावरफुल है, और आते ही बोलता है इस निकल 2+ है, इलेक्ट्रॉन अंदर भेज, खाली करवा, खाली घर खाली करो, आई हैव टू ऑक्यूपाई द स्पेस। तो वो एक ऑर्बिटल अंदर खाली करवा देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर पेयर अप करवा देगा। अच्छा, पेयर अप करवाने में अपनी स्पिन को चेंज कर सकते हैं वो, इतना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब लिगेंड आकर ये कह रहा है सेंट्रल एटम से निकल से भाग अंदर, जा अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर जब पेयर अप होगा तो अपनी स्पिन को भी चेंज कर लेगा और एक डी खाली हो गया, और जब डी खाली होगा तभी तो सिचुएशन कैसी हो गई। अब इस स्क्रीन पे नहीं है, मैं अगली स्क्रीन पे जाता हूं। ये लो सिचुएशन देखो ऐसी हो गई। थ्री डी 4s 4p, ये सिचुएशन हो गई इलेक्ट्रॉन अंदर भेजने के बाद में। अब डी अंदर खाली है तो हाइब्रिडेशन कौन सा, डी एक s और 2p, ये रहा DsP2 स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का मतलब शेप कैसी हो गई, ऐसी हो गई, निकल 2+, सेंट्रल एटम एक ही प्लेन में है ये, तो साइनाइड लिगेंड साइनाइड लिगेंड साइनाइड लिगेंड साइनाइड लिगेंड, सो लाइक दैट। तो साइनाइड साइनाइड देते हैं स्क्वायर प्लेनर शेप। ये है स्क्वायर प्लेनर, एक ही प्लेन में चारों बॉन्ड्स हैं, इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर स्ट्रक्चर, नाम में ही आ रहा है। सो दिस इज प्लेनर स्ट्रक्चर। अब देखो ये डायमैग्नेटिक हो गया। नाउ सी Ni2 plus NiCN4 2- is diamagnetic। हो गया डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। यही क्वेश्चन ने कहा था, आप देखो जरा प्रीवियस स्क्रीन में, ये रहा देखो, ये रहा क्वेश्चन ने कहा था डायमैग्नेटिक, अंदर इलेक्ट्रॉन को भेजा, तो किस तरह इस तरीके से अंदर को इलेक्ट्रॉन को भेज, सर बाहर क्यों ना भेजा, बाहर भी तो खाली है, ये रहा खाली, लो डी वाला भी तो खाली है, कौन 4D, बाहर इलेक्ट्रॉन भी भेज सकते हैं, मगर बाहर इलेक्ट्रॉन में 4D की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है 3D कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन बाहर भेजोगे, एक तो पेयरिंग कराने में भी थोड़ा जान लगती है, ताकत लगती है, एनर्जी खर्च होती है, और बाहर फेंक रहो तो और ताकत लगेगी। सिस्टम कोई काम ऐसा नहीं करेगा जिसमें उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी ज़्यादा खर्च होती हो, ना, बिल्कुल भी ना। पेयरिंग करवाएगा तो कोशिश यही करेगा कि पेयरिंग अंदर हो। इलेक्ट्रॉन जंप करवाए जा सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड्स, बट ओनली इन केस व्हेन द लिगेंड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन थ्रो अवे द इलेक्ट्रॉन्स टू द आउटर। पढ़ेंगे ये सब भी इन CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट था, शेप ऐसी हो गई, दिस इज द शेप ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। मिलता जुलता एक और सवाल सॉल्व करो। इस बार मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी नहीं दूंगा क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस सिंपली क्वेश्चन ये होगा, फाइंड शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCO4, निकेल का मोनोमरिक कार्बोनिल ऑफ निकेल। निकेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकेल के ही तीनों कॉम्प्लेक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तीनों क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जरा बतलाओ कि NiCO4 मोनोमरिक कार्बोनिल ऑफ निकेल है, तो इसकी शेप और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इस बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन की भी आवश्यकता नहीं है, नहीं दी है तो आवश्यकता नहीं है। डू इट नाउ। स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करो। मैं जरा पानी पी लेता हूँ।
किया। देखो ऐसे हम बात कर रहे थे निकल का कार्बोनिल NiCO4। जरा देखना ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है निकल की, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है निकल का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो निकल देखना इस बार 0 में है। 0 का मतलब आर्गन 3D8 4s2। बॉक्स डायग्राम बनाओ तो ऐसा बन के आएगा। थ्री डी 4s 4p। सर फिर क्या यहां तो हो ही ना पाएगा? होगा, कैसे होगा? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मैंने कहा था पॉसिबिलिटी है sp3 एंड dsp2, और ये जितने भी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं सब खाली होने चाहिए, और खाली में मतलब s को खाली करवाना पड़ेगा। S तो भरा हुआ है, अभी खाली करवाओ। सर भरा हुआ कहाँ है? पिछली वाले में केस भी नहीं था, पिछले वाले में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, वो S वाले दोनों इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए आपने, निकाल के बाहर फेंक दिए थे। इस बार नहीं, निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन खाली करवाने पड़ेंगे S में से। S तो खाली चाहिए। सेंट्रल एटम ऑफर्स द वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर एक्सेप्टिंग द लोन पेयर फ्रॉम द लिगेंड्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉन खाली करवाने हैं तो इनको अंदर भेजो। सर बाहर भी तो भेज सकते हैं, बाहर भेजने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। एज मच एज पॉसिबल अंदर जगह खाली है तो अंदर भेजो, प्रोवाइडेड नो अदर रूल शुड बी वायलेटेड। नहीं इतना भी अंदर मत भेज दो कि एक ऑर्बिटल में 3 4 5 10 10 इलेक्ट्रॉन भर दो। पागल हो गए क्या? An orbital can accommodate a maximum of 2 electrons। कौन सा नियम? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसका मतलब सिचुएशन का ऐसी हो गई। देखो एस खाली करवाना पड़ा, वरना तो कुछ नहीं हो पाएगा। एस तो पहले खाली करवाओ, 3D 4s 4p, और ये जब खाली गए तो सिचुएशन ऐसी हो गई। अब ये बन गया 3D10, एक तरीके से इफेक्टिवली 3D10 बन गया ये। अब तो D पॉसिबल ही नहीं है तो dsp2 इज रूल्ड आउट। तो फिर बचा हुआ कौन सा केस? sp3। सो बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन विल बी देयर, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 एंड द शेप विल बी टेट्राहेड्रल। यही इसका आंसर है। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें? कोई अगर क्वेश्चन में पूछ भी लेता कि बताओ मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है। डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक का मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? becomes 0. It is a diamagnetic complex, neutral complex NiCO4. Very important case. अक्सर एग्जाम में आएगा, बच्चे कई बार ढूंढते रहते हैं कि सर ने तो बताया था, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चन फिर भी सॉल्व नहीं होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अंडरस्टूड द पॉइंट? आ गई बात समझ में? चलो एक आध क्वेश्चन और भी लेंगे, नोट करो पूरी बात। अच्छा मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन शेप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट of chromium H2O6 3+। अमोनिया ले लो, चलो क्रोमियम सर आपने इसमें भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी और बल्कि पूछ और लिया हमसे कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी बतलाओ। आप सॉल्व करो, सेंटर एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, रास्ता खुद ब खुद आपको मिल जाएगा, रास्ता स्वयं मिलेगा आपको, आगे बढ़ते चले जाओगे एंड यू विल रीच टू द फाइनल आंसर। सॉल्व तो करो, स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करो।
जरा देखना क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +3, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो जो क्रोमियम क्या था आर्गन 3d5 4s1, क्रोमियम 3+ है तो साफ दिखता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो s वाला साफ हुआ और 2 और गए, तो आर्गन 3d3 4s0, 4p तो है ही 0, पहले भी 0 ही था, खाली पड़ा था। बॉक्स डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है। थ्री डी 4s 4p, 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे हैं, बाकी सब खाली हैं। जरा देखना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और 6 में 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, कौन, या तो d2sp3 या sp3d2। नहीं, शेप तो सेम ही होती है, चाहे वो d2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, वो तो ऑक्टाहेड्रल ही होना है, उसमें कोई संशय या कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट हाइब्रिडेशन तो 2 पॉसिबल है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, गॉट इट। नहीं, क्वेश्चन तो ये खत्म हो गया यहां इधर, तो इसका मतलब खाली ऑर्बिटल चाहिए, s खाली है, p रिक्वायर्ड है वो भी खाली है तीनों, d 2 खाली चाहिए, या अच्छा बाहर वाला d भी इस्तेमाल हो सकता है। फोर डी 3d 4s 4p 4d है, वो भी पड़ा खाली, तो सर बाहर वाला इस्तेमाल कर लो, अंदर भी तो खाली है। अब देखो अंदर वाला d खाली है, 3d के 2 ऑर्बिटल खाली हैं और 4d के भी खाली हैं, कौन से इस्तेमाल करें? ऑब्वियसली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में वो ऑर्बिटल इस्तेमाल करने चाहिए जिनकी एनर्जी लो हो। लो एनर्जी किसकी है? 3d की एनर्जी लोअर है देन 4d, तो 3d विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड देन 4d। तो यहाँ पर 3d के 2 ऑर्बिटल खाली हैं, तो बस 2 ही चाहिए, तो फिर ये लो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? बस आंसर आ गया d2sp3 ऑक्टाहेड्रल। सर पेयरिंग ना कराइए आपने, करा दो अंदर को, क्यों शौक चढ़ लिया क्या पेयरिंग कराने का? ना, पेयरिंग कराने में भी एनर्जी खर्च होती है, और यहाँ तो सिस्टम को जरूरत ही नहीं पड़ रही। क्रोमियम 3+ को कोई जरूरत नहीं है इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए कि इलेक्ट्रॉन को अंदर पेयर अप करा जाए, जब 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए थे और 2 ही खाली हैं। अननेसेसरी पेयरिंग नहीं करवाएं, पेयरिंग कराने से भी एनर्जी सिस्टम की खर्च होती है और ओवरऑल सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। बच्चों ध्यान दो, जबरदस्ती की पेयरिंग ना कराएं कि लो चलो अंदर भेज देते हैं, चल अंदर, ना, नहीं जाएगा वो अंदर जब जाएगा जब वो आवश्यकता हो। Whenever needed, then only electron will go inside. Otherwise, unnecessarily you should not force the electron pairing inside. तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होंगी तो फिर 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, तो x = 3। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ? √3 × 5 bm, 5 दिया 15, √15 बोर मैग्नेटॉन। तो x = 3, spin magnetic moment is equal to √15 and this is √15 spin magnetic moment। अच्छा क्वेश्चन है, this is the important one, you should remember। I hope the point is clear। चलो बच्चों आज यही स्टॉप करते हैं और बाकी की चीज़ों को we shall take in the next lecture। That's it for now।